Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes. I am Sonpriya, your history faculty. आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की, जहां पे हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 क्यों लाया गया, यानी कि बैकग्राउंड। उसके बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हें हम देखेंगे और उनके एनालिसिस को, क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या लिमिटेशंस थे, क्या इम्प्लीकेशंस रहे, उनको भी हम यहां देखेंगे। एंड यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, लेकिन यह लागू हुआ, इन इफेक्ट आया 1 नवंबर 1858 को। और इसी दिन लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और यहां पे क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन या महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा है उसे लोगों के सामने रखा। आप देखेंगे महारानी विक्टोरिया का ये जो प्रोक्लेमेशन है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 मीन्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना कि अब क्या नया होगा, लोग क्या एक्सपेक्ट करें उस लाइन पर। इसे इतिहास में हम क्वींस प्रोक्लेमेशन, विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, नवंबर प्रोक्लेमेशन, 1858 प्रोक्लेमेशन के नाम से पढ़ते हैं, तो उसे भी हम देखेंगे। एंड जो रिलेटेड PYQ है, एक क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज हमने चला रखी है जहां पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, चार्टर्स एंड एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एज फार एज द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। यूपीएससी का रिपीटेड थीम है। अगर आप कोई बाकी एग्जाम जो है वो भी दे रहे हैं तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डू नॉट मिस इट। अच्छा, और अगर आपने अभी तक स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, आप जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट रियली मोटिवेट्स। एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। चलिए डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, अगर हम इसकी बात करें तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि इसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है, या फिर एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पे नोट करना है वो ये है कि अगर हम बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की बात करें तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये है, इट मार्क्स द एंड ऑफ EIC's रूल इन इंडिया एंड द ब्रिटिश क्राउन इट डायरेक्टली टुक ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन अफेयर्स, यानी कि ब्रिटिश क्राउन बिकेम द सॉवरेन इन केस ऑफ इंडिया। एंड अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, इंडिया बिकेम ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी एंड द इंडियंस बिकेम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। बट अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हम देख रहे हैं जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो चुका है और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, दे हैव डायरेक्टली टेकन द इंडियन अफेयर्स इनटू देयर ओन हैंड, द ब्रिटिश क्राउन बिकेम द सॉवरेन। बट आखिरकार ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, व्हाई दिस शिफ्ट? सो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो मेजर शिफ्ट हम देख रहे हैं इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? तो आप यहां पे देखेंगे, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इट वॉज मार्क्ड बाय ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मल्टीपल टाइम्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मार्क्ड बाय ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दुखी नहीं था। अगर आप प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को देखो तो आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं उन पे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थोपा जा रहा था। दूसरी तरफ
जो स्टेट नहीं एक्सेप्ट करते थे इनको, उनके अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए जाते थे। तो इधर मिलिटरीली या डिप्लोमेटिक तरीके से इंडियन स्टेट्स को एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन ले रही थी, अपने कंट्रोल में ले रही थी। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं, दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर ऑटोनॉमी, देयर इंडिपेंडेंस, देयर फ्यूचर। दूसरी तरफ जो कॉमनर्स हैं वो वैसे परेशान थे, क्योंकि आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो कर रही थी। इट हैड रूइंड आवर एग्रीकल्चर, आवर हैंडीक्राफ्ट्स, एवरीथिंग। 1813 के बाद तो आप देखेंगे वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था। तो लोग दुखी तो हैं ही हैं। इसके अलावा आप क्या देखोगे, रिपीटेड फेमिन्स थे, सोशियो कल्चरल जो लोगों के एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस। 1813 के चार्टर के बाद में यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज बड़ी तादाद में आने लगे, और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे दे वर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्शन एक्टिविटीज। विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, सती प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1829, दो ये रिफॉर्म्स हैं, लेकिन आप देखेंगे इंडियंस वर वेरी ऑफ द फैक्ट कि कोई फॉरेनर यहां पे आके उनके कस्टम्स रिचुअल्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो लोग जो है काफी दुखी थे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि जो इंडियंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन आर्मी का हिस्सा थे वो भी दुखी थे, क्योंकि उनके साथ में भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है उनको फॉलो किया जाता था। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज मार्क्ड बाय ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, इट लेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अनरेस्ट इन केस ऑफ इंडिया। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, इट कल्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको वीडी सावरकर इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। बड़ी मुश्किल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस किया था एंड लॉस्ट टेरिटरीज को रिकवर किया था। लेकिन अब सवाल ये उठा, व्हाई 1857 का रिवोल्ट आखिरकार क्यों हुआ? और जब डिटेल में गए तो ये जो रीजन हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड ब्रिटिश क्राउन को समझ आ गया। और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे दो चीजें जो है उन्हें रियलाइज किया कि एक, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू इफेक्टिवली govern the Indian territories, no longer in position to effectively administer or govern the British Indian territories, और इसीलिए अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को इंडिया का चार्ज जो है वो लेना चाहिए। दूसरा रियलाइजेशन क्या था? दूसरा रियलाइजेशन यहां पर यह था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी भी ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है, उसकी भी रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड। और आप देखोगे कि इसी पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो है, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ऑन 2 अगस्त 1858, और ये लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1858 को, जिस दिन क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन को भी इशू किया गया। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का बैकग्राउंड। चलिए अब इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हें वन बाय वन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है उसके लिए टॉपर्स वाउच करते हैं, और इसका लास्ट एंड थर्ड बैच जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू होने जा रहा है, जहां पे हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की रेलिवेंस को ध्यान में रखते हुए, एंड आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, डू ज्वाइन दिस बैच। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, करंट अफेयर्स का लाइव कवरेज है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट, मैप्स पे स्पेशल क्लासेस, 7 फुल लेंथ टेस्ट एंड मेंटोरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फैकल्टी की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो डू ज्वाइन। आई होप दिस कोर्स will surely help you in cracking UPSC Prelims 2025 exam and take you one step closer to your dream. आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं pre-2025 एंड इंस्टेंटली 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम को 1800-890-3043 पे कॉल करके बिटवीन 9 AM to 5 PM
मंडे टू सैटरडे। आप फर्दर क्वेरीज जो हैं उन्हें भी पूछ सकते हैं या मेल पे लिख दीजिए sleepy.classes@gmail.com। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। इट मार्क्स द एंड ऑफ EIC's रूल इन इंडिया। और EIC के जितने भी पावर्स थे, टेरिटरीज थी, रेवेन्यूज थी, मिलिट्री पे जो कंट्रोल था, नाउ द ब्रिटिश क्राउन बिकेम द सॉवरेन बिकॉज EIC के जितने भी पावर्स थे दे वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन बिकेम द सॉवरेन एंड Indians became British subjects. India officially became a British colony. क्वीन विक्टोरिया ने अपने टाइटल्स में एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे कि जब हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरीके से इसके वाया डुअल गवर्नेंस या डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके वाया आप देखेंगे लंदन के अंदर एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं विच वर 24 इन नंबर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल अफेयर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज द फाइनल अथॉरिटी। लेकिन आप यहां पे देखेंगे इसी के साथ में यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे हु वर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दे वर इन चार्ज ऑफ द other aspects like the civil, revenue and military affairs of East India Company in case of India। 1833 के बाद में जब कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया, कंपनी स्टॉप्ड बीइंग अ कमर्शियल एंटिटी इन केस ऑफ इंडिया एंड इट रिमेन्ड मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो आप देखोगे कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिल करके 1853 से जितना भी EIC का इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देख रहे थे। लेकिन अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के वाया ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है इसका द एंड कर दिया गया। बेसिकली द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर स्क्रैप्ड एंड आप यहां पे देखोगे कि यहां पे हमें एक नई अथॉरिटी देखने को मिलेगी and the court of directors power was transferred to secretary of state of India। इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में अभी डिस्कस करेंगे, इसकी इंप्लीकेशन हमें यहां से समझ आएंगे। इसके अलावा आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है 1833 से ये टाइटल यूज किया जा रहा था। अब आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें वाइसरॉय कहा जाने लगा, यानी कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन केस ऑफ इंडिया। सो द वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस यहां खत्म होता है। लॉर्ड कैनिंग 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भारत आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के लागू होते ही आप यहां पे देखोगे ही स्टॉप्ड बीइंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय वॉज द डायरेक्ट representative of British Crown in India, British Crown in India। और इसका जो अपॉइंटमेंट है ऑब्वियसली वो भी अब ब्रिटिश क्राउन करेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करेंगे कि जो प्रेसिडेंसीज हैं वहां के जो गवर्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट भी अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली करेगा। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक and the last governor general of India was Lord Canning. He was also the first viceroy। Secretary of State of India के बारे में मैंने आपको बताया कि a new authority Secretary of State of India was introduced via the Government of India Act of 1858 and कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर हैं they were transferred to Secretary of State of India। आप यहां पे देखेंगे कि ये जो Secretary of State for India है इसके पास में एक 15 मेंबर काउंसिल थी। ये जो 15 मेंबर काउंसिल है ये मेयरली एक एडवाइजरी बॉडी थी। फाइनल कॉल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो लिया करते थे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, आप यहां पे देखेंगे कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर थे
एंड इसी के साथ साथ में नॉट ओनली ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन, बट इसी के साथ साथ में आप क्या देखोगे, आप यहां पे देखेंगे, एक मिनट दीजिए, ये ब्रिटिश कैबिनेट जो है उसके भी मेंबर हुआ करते थे। ये ऑफिस जो है ये लंदन में क्रिएट किया गया था। और आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एंड जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे हमें वाइसरॉय, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब देखने को मिल रहा है, इसके बीच में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द कनेक्टिंग लिंक, ही वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन यहां पे कैच क्या है, आप देखेंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं और ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर हैं। सो ही वॉज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल हो तो यहां पे आपको ये बात समझनी चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, ब्रिटिश एमपीज होंगे, ऑब्वियसली दे वर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन्स, द इन्फ्लुएंशियल एंड द पावरफुल क्लास इन ब्रिटेन। सो ही वॉज आंसरेबल एंड responsible to the British Parliament because he was also the member of British Cabinet। और इसीलिए आप यहां पे क्या देखोगे, इसीलिए आप यहां पे देखोगे कि दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के वाया एडमिनिस्ट्रेशन में एक रीस्ट्रक्चरिंग देखी गई, रीऑर्गेनाइजेशन देखा गया, लेकिन यहां पे जो इंपीरियल इंटरेस्ट है ओनली दे वर सर्व्ड रेदर देन दी वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। समझने की कोशिश कीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उसकी 15 मेंबर काउंसिल है, लेकिन 15 मेंबर जो है काउंसिल के वो केवल एडवाइजरी काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज द वन हु इज टेकिंग ऑल द कॉल्स। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया न केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर है, बल्कि इसी के साथ साथ में ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर है। सो ही वॉज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वहां पे ब्रिटिश एमपीज हैं। ब्रिटिश एमपीज को कौन चुन के भेज रहे हैं? ब्रिटिश सिटीजन्स, जिनके पास में राइट टू वोट था। उनको फंड कौन कर रहा है? द पावरफुल एंड द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ब्रिटेन। सो ऑब्वियसली ये इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो आप यहां पे देखोगे कि अल्टीमेटली जो सेटअप किया गया था, यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, ओवरहॉलिंग, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नो डाउट देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ साथ में आप क्या देखोगे कि जो इंपीरियल इंटरेस्ट है, मेयरली दे वर सर्व्ड, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस कॉन्टिन्यूड, द ऑपरेसिव रूल in India continued, and yes, the welfare of Indians was neglected। तो इस बात का ध्यान रखना। जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड स्टैनले। ही वॉज अर्लियर द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये तो हमने समझ लिया है। इसके अलावा आप यहां पे देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो बेसिकली इंटेलिजेंसिया है इंडिया का, उसको यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कहा गया कि हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब से इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट एक ओपन कंपटीशन के वाया होगा, जहां पे मेरिट के बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा और यहां पे इंडियंस जो हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन जून 1863। लेकिन आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि चाहे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की बात करें या क्वींस प्रोक्लेमेशन की बात करें, जहां इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एजुकेटेड इंडियंस, द इंटेलिजेंसी ऑफ इंडिया, द एलिट इंडियन क्लास। तो आप यहां पे देखोगे कि यस, नो डाउट एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट इंडियंस के लिए यहां पे देयर वाज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर वर सेवरल बैरियर्स। हमने 1853 के चार्टर में भी डिस्कस किया था। आप यहां पे देखोगे कि इसमें आपको ग्रीक, लैटिन लैंग्वेजेस जो है वो आनी चाहिए,
आपके पास इतने रिसोर्सेज एंड मीन्स होने चाहिए कि आप लंदन में जाके इस एग्जाम को दे सकें, आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह आनी चाहिए। तो इट वॉज क्वाइट टफ फॉर द इंडियंस टू गेट सेलेक्टेड। आप देखिए 1863 में फर्स्ट इंडियन जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जहां तक प्रिंसली स्टेट्स कंसर्न्ड हैं, कहा गया कि नो मोर टेरिटोरियल एनेक्सेशन, नो मोर टेरिटोरियल एनेक्सेशन, यानी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनकी टेरिटरीज को अब हम एनेक्स नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन जो रखी गई वो ये थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स अपने इंटरनल अफेयर्स को ऑटोनोमसली मैनेज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सो द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स वर रिड्यूस्ड टू सबऑर्डिनेट पोजीशन vis-a-vis the British Crown. So, ये थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के प्रोविजंस और उनका इन-डेप्थ एनालिसिस भी हमने किया। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के वाया ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉलिंग हो रही है। एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का द एंड द ब्रिटिश क्राउन बिकेम सॉवरेन एज फार एज द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज वर कंसर्न्ड। बट इसी के साथ साथ में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का भी एंड हुआ है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय एंड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन केस ऑफ इंडिया। एक नया अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु वाज बेस्ड आउट ऑफ लंदन एंड हिज 15 मेंबर काउंसिल वर इंट्रोड्यूस्ड। और आप देखोगे कि अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, बिकॉज दीज वर पास्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड हिज 15 मेंबर काउंसिल। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन एंड द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज सिटिंग एट लंदन फर्स्ट, सेकेंडली ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बीइंग अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। और इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे इंपीरियल इंटरेस्ट, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है, उन्हें ही सर्व किया जाएगा, इंडियंस के वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया जाएगा, इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो जहां तक इंडियंस कंसर्न्ड है, इंडियंस की हालत कंसर्न्ड है, यहां पे कोई मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम पे कहा गया इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन के वाया यहां पे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, इंडियंस भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस, देयर वर सेवरल बैरियर्स। प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को कहा गया कि नो मोर एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखोगे कि प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं, जो जमींदार क्लास है, दे डिड नॉट सपोर्ट द 1857 रिवोल्ट, और इनको ब्रिटिशर्स ने कहा था द ब्रेक वाटर्स ऑफ द स्टॉर्म। अगर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स और जमींदार्स अपना सपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, possibly the East India Company's rule in India would have been wiped out. तो इनको भी सेटिस्फाई करना है। तो यहां पे क्या कहा गया कि नो मोर टेरिटोरियल एनेक्सेशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सो द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रिड्यूस्ड टू सबऑर्डिनेट पोजीशन विज़-अ-विज़ द ब्रिटिश क्राउन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 तो पास हो गया, लेकिन इसको लेकर के इंडिया में बहुत कंफ्यूजन थी। तो क्लैरिफिकेशन के पर्पस से क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, एक उद्घोषणा जो है वो की, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अंदर जो एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था वहां पे लॉर्ड कैनिंग ने इंडियंस के सामने रखा। तो यहां पे वही सारी बातें हैं कि अब से ब्रिटिश क्राउन जो है इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन लिक्विडेटेड। कहा गया कि हम इंडियंस के जो कस्टम्स हैं, जो सोशल मैटर्स हैं, उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये भी कहा गया कि वी विल रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस प्रोवाइडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कहा गया कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया है, हम डायरेक्टली चार्ज ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं उनके है ना, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो डिग्निटी है, उसे भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, बट उनको हमारी पैरामाउंटसी को मानना पड़ेगा। लोगों ने कहा हमारे लिए क्या है,
तो यहां पे आंसर आया कि ठीक है, हम आपके सोशल रिलीजियस मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडियंस के जो राइट्स है, कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस है, उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ एजुकेटेड इंडियंस जो हैं दे ऑल्सो रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द 1857 रिवोल्ट। तो उनको एज अ रिवॉर्ड क्या कहा गया कि हम यहां पर न केवल इंडियंस को इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉज प्रॉमिस करते हैं, बट इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, और यहां पे आज के वीडियो का द एंड होता है। स्क्रीन पे एक पीवाईक्यू आप देखेंगे, व्हाट वाज और वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपके सामने यहां पे आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। तो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, एक जेंटल रिमाइंडर, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लास्ट एंड थर्ड बैच जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है विद हिस्ट्री, एंड डू ज्वाइन। आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। कूपन कोड यहां लिखा हुआ है प्री 2025, आप इसको यूज करके इंस्टेंट 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।